मैं वहाँ। नमस्कार, मैं मीरा सत्यवली आप सबके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का पहला पाठ संसाधन और विकास के साथ। आइए हम इसमें जानेंगे संसाधन का अर्थ, संसाधन नियोजन का अर्थ, संसाधन नियोजन की आवश्यकता। सबसे पहला सवाल, संसाधन कहते किसे हैं? तो बच्चों, संसाधन होता है हमारे चारों ओर पाए जाने वाली वो सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से निःशुल्क उपलब्ध होती हैं और जिनको हम अपने प्रयोग में लाते हैं। प्लस हमें इसमें एक लाइन और जोड़नी है कि इन सभी संसाधनों को प्रयोग में लाने के लिए हमारे पास तकनीकी उपलब्ध है। अब तकनीकी से मतलब है, तकनीकी का मतलब होता है ज्ञान, औजार, आविष्कार, ये सब तकनीकी के अंदर आते हैं। संसाधन मैंने आपको बताया कि प्रकृति से प्राप्त हमें सभी वस्तुएं जो उपलब्ध होती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मिट्टी एक संसाधन है, जल एक संसाधन है, सड़कें एक संसाधन है, पेड़ पौधे संसाधन है, जीव जंतु संसाधन है, ये पेन जिसका मैं स्केच पेन जिसका प्रयोग कर रही हूँ ये एक संसाधन है, ये ब्लैक बोर्ड जो आप देख रहे हैं यह एक संसाधन है। ये सभी वस्तुएं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ला रहे हैं सभी एक संसाधन हैं। और ये संसाधन कब बनते हैं? जब हमारे अंदर ज्ञान होता है कि हम इनको प्रयोग में लाएं। जैसे हमने कई बार आदि मानव के बारे में पढ़ा है हमने इतिहास में। हम आदि मानव के समय में चले जाएं तो उस समय तक सोना, कोयला ये सब संसाधन नहीं थे। क्यों संसाधन नहीं थे? सोना तो तब भी था, कोयला तब भी था चट्टानों के अंदर, लेकिन ये संसाधन नहीं था। क्यों? क्योंकि आदि मानव के पास ऐसी कोई तकनीकी, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिसका वो प्रयोग करके वो अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल कर सके। वो नहीं जानता था कि सोने को निकाल कर, पिघला कर उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं, उन्हें हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो तब तक सोना कोई भी संसाधन नहीं था। इसलिए संसाधन कोई वस्तु तभी बनती है जब हम उसे अपने प्रयोग में लाते हैं। कोयला भी तभी संसाधन बना जब उसकी खोज की गई और जिसको हमने अपने प्रयोग में लाना शुरू किया, तब वह संसाधन बना। अब इन संसाधनों को प्रयोग में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? माना अगर हम सोचें कि संसाधन तो कब से चले आ रहे हैं, बरसों से चले आ रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदी, नालियां, ये सब कुछ तो बरसों से चला आ रहा है। लेकिन ये सब संसाधन कब बना? ये संसाधन तब बना जब मनुष्य ने इन सब का ज्ञान प्राप्त किया कि इन सब को हम अपने प्रयोग में कैसे लाएं। जैसे कि कुर्सी, मेज, ये सब संसाधन कब बने? जब हमने किसी पेड़ की, सूखे पेड़ को काट कर उस सूखी लकड़ी से उसमें हमने तकनीकी क्या प्रयोग करी? अपना ज्ञान प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? मनुष्य ने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया? उसने आरी ली, उसने और औजार लिए, चाहे कीले हैं, हथौड़ियां हैं, उन सब का प्रयोग करके उसने कुर्सी बनाई, मेज बनाई। तब वह कुर्सी एक संसाधन बन गई, क्योंकि अब वो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सब को बनाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो मनुष्य है। क्योंकि अगर ये सब कुछ होगा प्रकृति में लेकिन मनुष्य नहीं होगा, या फिर मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं होगा कि इन सब वस्तुओं का हम प्रयोग कैसे करें, तो यह संसाधन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम नहीं करना जानते। इसके बाद हम चलते हैं संसाधन नियोजन का अर्थ। अब संसाधन नियोजन से क्या मतलब है? संसाधन नियोजन का मतलब है इन्हीं संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण तरीके से, नियोजित तरीके से प्रयोग करना है। विवेकपूर्ण तरीका क्या कहलाता है? विवेकपूर्ण तरीका कहलाता है कि हमें संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना है कि वो संसाधनों की बर्बादी ना हो, वो संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहें। क्योंकि हमारे देश में या हमारी पृथ्वी में या हमारी इन चट्टानों में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहे उतना हमें प्राप्त हो जाएंगे। उनकी एक अवधि होती है प्राप्त होने की। अगर हम उनको अपने लालच में बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे या फिर हम उन्हें बर्बाद करने लगेंगे तो कुछ समय बाद ये सभी संसाधन नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और तब मनुष्य के लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, माना कागज, हम कॉपी किताब, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम कॉपियाँ पढ़ रहे हैं, हम डेली अखबार पढ़ रहे हैं, ये सब कागज से बने हुए हैं। हम इस कागज को इधर उधर फेंकते रहते हैं, इधर उधर बिखेरते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। अगर हम इसी तरह बर्बाद करते रहे तो ये कागज कहाँ से प्रयोग हो रहा है? ये किसी पेड़ की लुगदी से बनाया जा रहा है, तो उस पेड़ का कटान होता रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा? पेड़ों की बर्बादी। हमने कागज की बर्बादी यहाँ की वहाँ, पेड़ों की बर्बादी हुई, पेड़ों की बर्बादी या पेड़ों का कटान हुआ
तो पर्यावरण खराब हुआ। इसका मतलब क्या है कि हर संसाधन हमें सीमित मात्रा में प्रयोग करना है ताकि हम उसका प्रयोग इस तरीके से कर सकें कि हमारे लिए वो आजीवन प्रयोग में आया जा सके और साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो। अब इन संसाधन नियोजनों की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संसाधन नियोजन क्या है ये आप जान गए हैं। आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला कारण तो यही है कि संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे माना हम उदाहरण लेते हैं खनिज तेल का। खनिज तेल एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसको बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, हजारों 100 वर्ष लग जाते हैं उस खनिज तेल को बनने में। अगर उस खनिज तेल का जो पेट्रोल हम बनाते हैं वो पेट्रोल हम बर्बादी के रूप में प्रयोग करने लगे, बहुत अंधाधुंध प्रयोग करने लगे, तो क्या होगा कि खनिज तेल बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा और आने वाले 50 साल बाद 100 साल बाद हमें पेट्रोल मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास पैसा तो बहुत होगा लेकिन पैसे से खरीदी जाने वाली वो चीज़ें कहीं धरती पर उपलब्ध ही नहीं होंगी, तो हम उन संसाधनों का प्रयोग कैसे करेंगे? इसलिए संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जो अनवीकरणीय संसाधन हैं उन्हें दोबारा बनने में कई 100 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हमें इन संसाधनों का प्रयोग सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से, नियोजित तरीके से करना है। दूसरा क्यों कारण है कि हम संसाधन नियोजन की हमें आवश्यकता है? संसाधनों की जो मात्रा है वो बहुत ही विविधता और विभिन्नता भरी हुई है। हर एक देश में या हर एक क्षेत्र में हर एक संसाधन उपलब्ध नहीं होता। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में चले जाए वहाँ कोयला बहुत ज़्यादा है, उधर हम अरुणाचल प्रदेश में चले जाए वहाँ जल संसाधन बहुत ज़्यादा है, उधर हम लद्दाख में चले जाए वहाँ चट्टानें बहुत हैं, अन्य जीव जंतु सभी संसाधन है लेकिन जल की कमी है। तो अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोग कोयले का अंधाधुंध प्रयोग करने लग जाएं तो कोयला उनके पास तो बहुत हो जाएगा मगर वो दूसरे राज्यों को नहीं दे पाएगा। और अरुणाचल प्रदेश अगर जल का प्रयोग सीमित मात्रा में नियोजित तरीके से ना करे तो उनको जल मिल जाएगा मगर वह छत्तीसगढ़ या झारखंड को नहीं दे पाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जो संसाधन हमारे पास हम विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करें, उनको हम सुनियोजित तरीके से प्रयोग करें ताकि हमारे पास जो मात्रा है हम उन्हें दूसरों को दे सके, जो दूसरों के पास है उनसे ले सके, हम अपने संसाधनों का धीरे धीरे प्रयोग कर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा सके। ये पहला सवाल है। आइए, अभी हमने पढ़ा संसाधन क्या है, संसाधन नियोजन क्या है और संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। अब हम चलते हैं संसाधनों के वर्गीकरण के साथ कि इन संसाधनों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो रूपों में बांट रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने दो भागों में बांटा, जैव और अजैव। अब जैव क्या है और अजैव क्या है? जैव मतलब होता है जीवित और अजैव मतलब होता है निर्जीव, ठीक है, जो जीवित नहीं है। इस तरह से हम याद करेंगे। जैव संसाधनों में वो सभी जीवित संसाधन आते हैं जो सांस ले रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, पशु, ये सब क्या आ गए? जैव संसाधन, ठीक है। और अजैव संसाधन क्या है? अभी मैंने बताया, निर्जीव, यानी कि जो सांस नहीं ले रहे हैं, जो निर्जीव हैं, जैसे मिट्टी, पेड़ पौधे, पत्थर, ये सभी संसाधन अजैव में आते हैं। इससे आगे हम चलेंगे समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन उन्हें कहते हैं जो कुछ समय बाद हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, कुछ समय में या फिर हमें जो दोबारा प्राप्त हो सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम एक बार प्रयोग करने के बाद जो समाप्त हो जाते हैं या फिर हमें वो प्राप्त होंगे तो बहुत समय बाद प्राप्त होंगे। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक उदाहरण दिया था, शायद आपको याद हो, मैंने आपको खनिज तेल का उदाहरण दिया था कि खनिज तेल जैसे हम पेट्रोल बनाते हैं वो हमें काफ़ी वर्षों बाद फिर चट्टानों से प्राप्त होता है। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है जो हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं? जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य रोज निकलता है, सूर्य की रोशनी रोज प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा आज की समाप्त हो गई तो कल हमें फिर प्राप्त हो जाएगी। जल संसाधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जो हमें प्राप्त हो सकता है। पवन ऊर्जा एक ऐसा ही संसाधन है जो हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन अनवीकरणीय योग्य संसाधनों में क्या आ जाता है? जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये संसाधन एक बार माना मैंने पेट्रोल डाल दिया कार में, अब मैं चली गई कार को लेकर कहीं, मैंने 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला दी तो उसके बाद वो पेट्रोल समाप्त हो गया, क्या वो दोबारा आ सकता है? नहीं आएगा।
हाँ, जहाँ से जिस चट्टान से वो खनिज तेल निकाला गया, वहां से एक बार निकाल दिया, क्या दोबारा आ सकता है? नहीं आएगा, बल्कि आएगा तो वहां पर कई वर्षों तक हमें उस चट्टान को छूना भी नहीं है। जब कई वर्षों तक हम उसको छू भी नहीं रहे हैं, वहां पर पेट्रोल बनने के लिए रहने दे रहे हैं उस चट्टान को, तब जाकर कई वर्षों बाद, कई सौ हजारों वर्षों बाद वहां पर खनिज तेल फिर से प्राप्त हो रहा है। और यही प्राकृतिक गैस के साथ भी होता है, यही कोयले के साथ भी होता है। ठीक है, तो वो संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाते हैं, दोबारा प्राप्त हमें मुश्किल से ही होते हैं, नवीकरणीय, और जो हमें दोबारा प्राप्त हो जाते हैं नवीकरणीय। इससे आगे अभी हमने दो प्रकार के संसाधन देखे, उत्पत्ति के आधार पर अब और समाप्यता के आधार पर। अब अगला संसाधन है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधनों को 4 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन वो सभी संसाधन होते हैं जिस पर अधिकार किसी व्यक्ति विशेष का होता है, जैसे मेरा पेन, मेरा घर, मेरी कार, मेरी बाइक, मेरा खेत, ये सब मेरे व्यक्तिगत संसाधन है क्योंकि इन पर मेरा अधिकार है। सामुदायिक संसाधन जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का या किसी समुदाय का अधिकार होता है, जैसे स्कूल, जैसे तालाब, विद्यालय, या फिर 3-4 लोगों ने मिलकर कोई फैक्ट्री खोली हो, कोई कंपनी खोली हो, तो वो कैसा संसाधन हो गया? सामुदायिक। फिर राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जिस पर अधिकार किसी एक राष्ट्र का होता है। जैसे माना आज ही किसी चट्टान से सोना प्राप्त हो जाता है, मैं उसी चट्टान में अपना घर बना रही हूँ, मुझे सोना मिल गया, तो वो संसाधन अब मेरा नहीं होगा, क्योंकि सोना, कोयला, पेट्रोल, ये सभी संसाधन जिस पर किसका अधिकार है? सरकार का या राष्ट्र का। तो एक राष्ट्र के अंदर जो सीमित संसाधन, जो संसाधन होते हैं जिन पर अधिकार सरकार का या राष्ट्र का हो, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिन पर अधिकार एक से अधिक राष्ट्रों का होता है। जैसे माना किसी नदी का उदाहरण लेते हैं, माना कोई नदी गंगोत्री से निकल रही है, अब उस नदी को हम हरिद्वार में या इलाहाबाद में हम रोक नहीं सकते हैं, हम उस नदी को बंगाल की खाड़ी में जाने से भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि नदी का या पानी का एक स्वभाव है कि वो ढालू भूमि में बहती रहेगी। हम नदी को, समुद्र को, झरनों को रोक नहीं सकते। तो वो नदी जहाँ जहाँ से बह करके गई, जिस जिस राष्ट्र तक गई, वो उस राष्ट्र का संसाधन कहलाएगी। यानी कि एक गंगा अगर भारत के गंगोत्री से निकल करके बांग्लादेश में भी जा रही है, तो वो बांग्लादेश और भारत की का संसाधन कहलाएगा। वैसे ही पर्यावरण, ये पक्षी जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है, कहीं भी उड़कर चले जाते हैं, ये पर्यावरण जो किसी एक देश तक का सीमित नहीं है। जैसे ही आज हम करंट में देख रहे हैं, एक महामारी फैली हुई है कोरोना, जिसका किसी एक देश से, एक पर्टिकुलर देश से संबंध नहीं है, बल्कि कई देशों में चला जा रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो केवल एक देश का ना होकर के कई देशों से मिलकर बना हुआ होता है, या कई देशों पर उसका अधिकार या कई देशों पर उसका प्रभाव होता है। वो सभी संसाधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाते हैं। अगला हम विकास के आधार पर संसाधनों को बांटते हैं 4 भागों में, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। संभावी संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनकी होने की संभावना होती है। जैसे कुछ भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक खोज करते कि इस चट्टान में कोयले की होने की संभावना है, तो वो संसाधन क्या कहलाएगा? संभावी। नेक्स्ट विकसित, वे संसाधन जिनकी खोज हो चुकी है, जिन्हें हम प्रयोग में ला रहे हैं, विकसित कहलाते हैं। नेक्स्ट भंडार, कुछ संसाधन हमें पता है इस चट्टान के अंदर कोयला है, हमने उसे सिंचित करके भंडार करके रख दिया है, वो भंडार कहलाएगा। संचित संसाधन जिन्हें निकाल करके हम संचित कोशों में रख लेते हैं, वो सभी संचित संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा भी हमें कक्षा 6 से पढ़े आ रहे हैं कि संसाधनों को हम 2 भागों में बांटते हैं, सामान्य वर्गीकरण कहते हैं इसे। हम कक्षा 6 में भी पढ़ा, 7 में भी, 8 में भी पढ़ा संसाधन, तो उसमें हम पढ़े आ रहे हैं कि सामान्य वर्गीकरण संसाधन 2 भागों में बटा है, एक तो है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होगा? प्राकृतिक मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब जो प्रकृति से बने हुए संसाधन है। जैसे जो अपने आप बने हुए संसाधन है वो प्रकृति द्वारा बने कहलाते हैं। जैसे पानी हमने नहीं बनाया, तो पानी या जल कैसा संसाधन हो गया? प्राकृतिक। मिट्टी हमने नहीं बनाई, प्राकृतिक संसाधन। मैंने बाघ नहीं बनाया, मैंने शेर नहीं बनाया, मैंने पक्षी नहीं बनाए, मछली नहीं बनाए, या आपने नहीं बनाए, ये अपने आप बने हुए हैं, ये सब प्रकृति ने बनाए हैं। तो ये सभी संसाधन क्या है? जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, चट्टाने, सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। लेकिन वे संसाधन जिन्हें मनुष्य बनाता है, जिन्हें आप बनाते हो, जिन्हें मैं बनाती हूँ, जिन्हें कोई और बनाता है, जिन्हें हम सब मनुष्य बनाते हैं, वो सभी संसाधन क्या है? मानव निर्मित संसाधन। जैसे ये स्केच किसी ना किसी मनुष्य ने बनाया होगा, ये ब्लैक बोर्ड किसी मनुष्य ने बनाया होगा, ये मोबाइल किसी मनुष्य ने बनाया होगा।
तो ये सभी संसाधन क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। ये रोड हमने बनाई है, ये स्कूल किसी मनुष्य ने बनाया है, ये मंदिर किसी मनुष्य ने बनाया है। तो ये सभी संसाधन क्या है? मानव निर्मित, जो सामान्य वर्गीकरण कहलाता है।